हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे और आपके अपने चैनल थ्रिल स्टेशन पर। और आज हम बात करने वाले हैं टीम लीडर की शान और रेड रेंजर की पहचान बैटलाइजर्स के बारे में। तो दोस्तों, हमारे दर्शक विवेक सर ने सवाल किया है कि पावर रेंजर्स में कुछ रेड रेंजर्स को बैटलाइजर्स क्यों नहीं मिले हैं। सवाल काफी अच्छा है और काफी लंबे समय से हम पावर रेंजर्स फैंस इसकी वजह भी जानना चाहते हैं। तो इसी का जवाब जानने के लिए हमने पावर रेंजर्स बनाने वाली कंपनीज डिज्नी और सैबन को ईमेल किया, जिसका बेशक हमें कोई जवाब नहीं मिला। बेइज्जती। तो डिज्नी और सैबन एंटरटेनमेंट जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों से बेइज्जती करवाने के बाद हम निकल पड़े अपने मिशन पर, जहां हमने पावर रेंजर्स पर बने कुछ वीडियोस देखे, ब्लॉग्स पढ़े, नोट्स बनाए और वेस्टर्न कल्चर के बारे में थोड़ी सी रिसर्च की। और अपनी इसी रिसर्च के बेसिस पर आज हम आपको इस सवाल का जवाब देने वाले हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपको पावर रेंजर्स के बारे में एक फैक्ट बताना चाहेंगे जो शायद आप में से बहुत से लोगों को पता होगा, लेकिन जिन्हें नहीं पता है उनके लिए हम बता देंगे। पावर रेंजर्स एक ओरिजिनल अमेरिकन कॉन्सेप्ट नहीं है। पावर रेंजर्स जापान के लोकप्रिय किड्स टेलीविजन शो पर आधारित हैं, जिन्हें इंग्लिश में सुपर सेंटाई और जापानीज में सुपा सेंताई कहते हैं, क्योंकि जापानीज में सुपर की र और सेंटाई की टा साउंड नहीं होती है। दोस्तों, सुपर सेंताई जापान में साल 1975 से बनते आ रहे हैं और सुपर सेंताई की एक्शन फुटेज को ही न्यूजीलैंड में शूट किए गए सीन्स के साथ मिक्स करके अमेरिका की सैबन एंटरटेनमेंट कंपनी साल 1993 से पावर रेंजर्स बना रही है। तो इसी के साथ एक बात तो क्लियर हो जाती है कि अगर कोई इक्विपमेंट सुपर सेंताई में दिखाए गए हैं तो पावर रेंजर्स में उन्हें दिखाना बहुत आसान हो जाता है, फिर चाहे वो जॉर्ड्स हो, ब्लास्टर्स हो या फिर कोई आर्मर्स। लेकिन बैटलाइजर्स के केस में कैच है, जापान के सुपर सेंताई में बैटलाइजर्स एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, बैटलाइजर्स पूरी तरह से एक ओरिजिनल अमेरिकन कॉन्सेप्ट है और जापान के सुपर सेंताई में सिर्फ तोकुसो सेंताई डेका रेंजर्स के रेड रेंजर के पास ही बैटलाइजर है, जो कि पावर रेंजर्स एसपीडी से लिया गया था। यानी बैटलाइजर्स का डिजाइनिंग और प्रॉप्स मेकिंग से लेकर वीएफएक्स और सीजीआई तक का सारा काम पूरी तरह से अमेरिकन कंपनीज द्वारा किया जाता है। लेकिन ऐसा करने की वजह क्या है दोस्तों? इसकी वजह यह है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री या लेट से कोई भी इंडस्ट्री काम करती है फाइनेंशियल बेनिफिट्स के लिए। तो आप सभी को ये तो पता है कि पावर रेंजर्स इस दुनिया की सबसे बड़ी किड्स एंटरटेनमेंट फ्रेंचाइजी में से एक है, पर क्या आपको पता है कि पावर रेंजर्स इस दुनिया की सबसे बड़ी टॉय सेलिंग फ्रेंचाइजी में से भी एक है? जी हाँ दोस्तों, पावर रेंजर्स बनाने वाली डिज्नी और सैबन एंटरटेनमेंट जैसी कंपनियां जितना रेवेन्यू पावर रेंजर्स के शो से कमाती हैं, उससे कहीं गुना ज्यादा वो पावर रेंजर्स के टॉयज बेचकर कमा लेती हैं। दोस्तों, अमेरिका और उसके आसपास की दूसरी वेस्टर्न कंट्रीज में पावर रेंजर टॉयज का एक बहुत बड़ा मार्केट है, क्योंकि वहाँ पर पावर रेंजर टॉयज खरीदने वालों में सिर्फ बच्चे नहीं है बल्कि बड़े भी हैं, जो सिर्फ कलेक्ट करने के लिए पावर रेंजर टॉयज खरीदते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका में हर तीसरे इंसान को कोई ना कोई चीज कलेक्ट करने का शौक होता है, जिसमें हर दूसरा इंसान टॉयज कलेक्ट करने का शौकीन होता है। अमेरिकन ने अपने घरों में ही बड़ी बड़ी गैलरीज बना रखी है अपने टॉय कलेक्शन को डेकोरेट और डिस्प्ले करने के लिए। अमेरिकन के इसी शौक को वहाँ पर कई लोगों ने अपना प्रोफेशन भी बना रखा है, जिनका काम ही है कलेक्टर्स को ऐसी चीजें मुहैया कराना जो उनके कलेक्शन में शामिल होकर उनके कलेक्शन की शोभा बढ़ा सके। और अमेरिकन के इसी टॉय एंथुसियाज्म की वजह से अमेरिकन टॉय मेकर्स को दो तरफा फायदा होता है। वहीं दूसरी तरफ अगर जापान की बात करें तो वहाँ पर थोड़ा हैवी वर्क कल्चर होने की वजह से एडल्ट्स तो टॉयज नहीं खरीदते, लेकिन बच्चों में सुपर हीरो टॉयज काफी पॉपुलर हैं। जापान में र्यूकेंडो, रेस्क्यू फोर्स और चोशिशिन ग्रैंड सीजर जैसे बहुत से सुपर हीरो शो हैं जो बनाए ही इसलिए गए थे ताकि उनके पॉपुलर होने के बाद उन पर टॉयज बनाकर बेचे जा सकें। तो इससे ही पता चलता है कि अमेरिका और जापान में पावर रेंजर्स और सुपर सेंताई के टॉयज का काफी क्रेज है। जबकि अगर हमारे देश की बात करें तो यहाँ के बच्चे टॉयज को लेकर ज्यादा चूजी नहीं है, मतलब वैसे तो चूजी हैं लेकिन उतने ज्यादा सिलेक्टिव नहीं है। अमेरिका में तो ऐसा देखा जाता है कि अगर वहाँ किसी बच्चे को खेलने के लिए या किसी एडल्ट को अपने कलेक्शन के लिए रेड रेंजर का एक्शन फिगर चाहिए तो उन्हें रेड रेंजर का एक्शन फिगर ही चाहिए। जबकि हमारे यहाँ के बच्चों को सिर्फ टॉयज से मतलब है, फिर चाहे वो टॉयज के नाम पर कोई रिमोट कंट्रोल कार हो, रेडियो कंट्रोल प्लेन हो, एक्शन फिगर्स हो या फिर टेडी बेयर्स। जबकि बड़े लोगों का तो हमारे देश में खिलौनों से दूर दूर तक कोई नाता नहीं, बल्कि इंडिया में ऐसा देखा जाता है कि एक स्पेसिफिक एज को क्रॉस करने के बाद लोग अपने बचपन को बहुत पीछे छोड़ देते हैं। आमतौर पर ऐसा शादी के बाद देखा जाता है, फिर चाहे कोई स्त्री हो या पुरुष, लोग पूरी तरह से अपने काम और परिवार के प्रति समर्पित हो जाते हैं, जिस वजह से अपनी हॉबीज को फॉलो नहीं कर पाते। यहाँ पर किसी एक देश के कल्चर को दूसरे से बेहतर या बुरा कहना हमारा उद्देश्य नहीं है, लेकिन अलग अलग देशों के जो कल्चरल डिफरेंसेस हैं वो हमने आपको बता दिए। तो बैटलाइजर्स का ओरिजिन और अमेरिका जापान में पावर रेंजर टॉयज की पॉपुलैरिटी के बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन इन दोनों चीजों का रेड रेंजर को बैटलाइजर मिलने या ना मिलने से क्या लेना देना है। तो दोस्तों, साल 1993 में पहले पावर रेंजर्स माइटी मॉर्फिन पावर रेंजर्स आए और इनके टॉयज ने छोटे बच्चों से लेकर एडल्ट टॉय कलेक्टर्स तक सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। इसके 3 साल बाद पावर रेंजर्स जियो के टॉयज की बिक्री भी काफी अच्छी हुई और ठीक उसके अगले साल पावर रेंजर्स टर्बो ने पावर रेंजर्स को एक बहुत बड़ी टॉय सेलिंग फ्रेंचाइजी बना दिया। लेकिन इन 5 सालों में टॉय सेलर्स ने एक बात नोटिस की, पावर रेंजर्स के एक्शन फिगर्स, जॉर्ड्स और दूसरे पावर रेंजर्स से जुड़े टॉयज एक साथ मार्केट में उतारे गए थे और सभी कुछ सेपरेटली बेचा जाता था। यानी कस्टमर्स को पूरा का पूरा सेट खरीदने की जरूरत नहीं थी। अगर किसी को जॉर्ड्स चाहिए तो वो जॉर्ड्स ले सकता था, अगर किसी को एक्शन फिगर्स चाहिए तो एक्शन फिगर्स ले सकता था। लेकिन 5 सालों के आंकड़ों में पता चला कि पावर रेंजर्स के एक्शन फिगर्स की सेल जॉर्ड्स के मुकाबले कहीं गुना ज्यादा हुई थी। ऐसा होने की वजह ये हो सकती है कि जॉर्ड्स एक्शन फिगर्स के मुकाबले ज्यादा बड़े होते थे, साथ ही उनमें तोड़ने, मोड़ने और घुमाने का मैकेनिज्म लगाना पड़ता था, जिसके लिए अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक यूज करना बहुत जरूरी था, वरना वो आसानी से टूटने लगते जिससे फ्रेंचाइजी का नाम खराब होता। तो यही अच्छी क्वालिटी का स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक यूज करने की वजह से जॉर्ड्स बेस्ड टॉयज एक्शन फिगर से मुकाबले ज्यादा महंगे हो जाते थे, जिस वजह से लोग उन्हें अफोर्ड नहीं कर पाते थे। वैसे भी इतना सारा पैसा कोई खिलौनों में भी खर्च करेगा। वहीं दूसरी तरफ एक्शन फिगर्स में कम प्लास्टिक लगता था, प्रोडक्शन कॉस्ट में भी ज्यादा खर्चा नहीं आता था, जिस वजह से उन्हें अफोर्डेबल प्राइसेस पर बेचा जा सकता था और वो ज्यादा सेल होते थे। वैसे जापान के टॉय मार्केट में ऐसा नहीं हुआ, वहाँ बड़े और छोटे दोनों ही तरह के टॉयज की बिक्री ऑलमोस्ट इक्वल रही। लेकिन अमेरिका के टॉय
टॉय मेकर्स ने अमेरिकन कस्टमर्स के प्रेफरेंसेस को समझा और छोटे टॉयज को इवॉल्व करना शुरू किया। तब शुरुआत हुई बैटलाइजर्स की और साल 1998 के पावर रेंजर्स इन स्पेस में पहली बार रेड रेंजर के पास बैटलाइजर देखने को मिला। इसके साथ ही पहला बैटलाइज्ड एक्शन फिगर मार्केट में उतारा गया और टॉय शॉप्स के बाहर कस्टमर्स की लाइन लग गई। साथ ही पावर रेंजर्स जापानीज में भी डब होकर जापान में टेलीकास्ट होने की वजह से इन एक्शन फिगर्स की जापान में भी काफी डिमांड बढ़ गई, क्योंकि जापान के बच्चों के लिए भी बैटलाइजर्स एक पूरी तरह से नया कॉन्सेप्ट था। उसके बाद हर रेड रेंजर के पास बैटलाइजर होना एक ट्रेंड सा बन गया और काफी लंबे वक्त तक ये ट्रेंड चलता रहा। हालांकि बैटलाइजर्स को बनाने में भी अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक यूज करना पड़ता था, लेकिन यहाँ पर प्लास्टिक की क्वांटिटी जॉर्ड्स के मुकाबले कम थी, इसीलिए बैटलाइज्ड एक्शन फिगर्स को अफोर्डेबल प्राइसेस पर बेचा जा सकता था। उसके बाद साल 2008 में आए पावर रेंजर्स जंगल फ्यूरी और साथ ही आई एक नई उम्मीद, एक नया बैटलाइजर देखने की। मगर जल्दी पावर रेंजर्स जंगल फ्यूरी की लास्ट कड़ी भी आ गई और हम दर्शकों की सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? तो दोस्तों आपको याद होगा पावर रेंजर्स जंगल फ्यूरी के रेड रेंजर के पास स्ट्राइक राइडर नाम की एक क्रूजर बाइक थी। अब वैसे बाइक्स तो कई रेंजर्स के पास होती हैं, उसमें कोई नई बात तो नहीं, लेकिन किसी शायद इकलौता ऐसा रेंजर था जिसके पास बाइक के साथ साथ एक बॉडी आर्मर भी था, जो उसके स्ट्राइक राइडर को समन करते ही उसकी बॉडी पर आ जाता था। अब वैसे तो वो एक बैटलाइजर नहीं था, लेकिन टॉय इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से देखे तो वो राइडिंग आर्मर पर बेस्ड टॉयज बनाने में भी ऑलमोस्ट उतना ही टाइम, प्रोडक्शन कॉस्ट और दूसरे रिसोर्सेज लगते जितने की बैटलाइज्ड एक्शन फिगर को बनाने में। सेलिंग प्राइस भी ऑलमोस्ट इक्वल होता और इसी वजह से प्रॉफिट भी इक्वल हो जाता। तो जितने पैसे बैटलाइज्ड एक्शन फिगर को बेचकर कमाए जा सकते हैं, उतने ही जब स्ट्राइक राइडर क्रूज आर्मर को बेचकर मिल रहे हैं, तो शो में बैटलाइजर दिखाने के लिए वीएफएक्स और सीजीआई पर अलग से पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है। और इसी वजह से जंगल फ्यूरी रेड रेंजर के पास बैटलाइजर नहीं था। लेकिन टॉय मेकर्स यहाँ भी एक कदम आगे रहे। पावर रेंजर्स जंगल फ्यूरी की क्रिएटिव टीम के सारे मेंबर साथ बैठते और ये डिसाइड करते कि पावर रेंजर्स जंगल फ्यूरी में बैटलाइजर दिखाना है या नहीं। उससे पहले ही टॉय डिवीजन ने एक बैटलाइज्ड एक्शन फिगर को डिजाइन करके उसे मार्केट में लॉन्च भी कर दिया। इसे कंपनी के दो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच लैक ऑफ कम्युनिकेशन का नतीजा भी कह सकते हैं, लेकिन इससे कंपनी को तो फायदा ही हुआ। एक तरफ शो में बैटलाइजर दिखाने के लिए वीएफएक्स और सीजीआई का खर्चा भी बच गया, तो दूसरी तरफ टॉयज बेचकर अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो गया। और यही वजह है कि आज अगर आप इंटरनेट पर पावर रेंजर्स जंगल फ्यूरी बैटलाइजर सर्च करें तो आपको ये एक्शन फिगर देखने को मिल जाएगी। और ये टॉय मेकर्स के लिए कोई नई बात नहीं है। टॉय मेकर्स पावर रेंजर टॉयज की सेल को बढ़ाने के लिए पहले भी ऐसे बहुत से टॉयज बना चुके हैं जिनका एक्चुअल शो से कोई कनेक्शन नहीं है। मिसाल के तौर पर इस रेड रेंजर के एक्शन फिगर को ही देख लीजिए। इसे देखकर साफ पता चल रहा है कि ये एक रेड मिस्टिक रेंजर पर बेस्ड एक्शन फिगर है। लेकिन अगर आपने पावर रेंजर मिस्टिक फोर्स ध्यान से देखा है तो आपको पता चल जाएगा कि इस फिगर में कितनी सारी गलतियां हैं। ना तो ये पूरी तरह से एंशिएंट वॉरियर मोड है और ना ही पूरी तरह से टाइटन मोड है, क्योंकि टाइटन मोड में रेड रेंजर के हेलमेट का डिजाइन पूरी तरह से चेंज हो जाता है, जबकि इस फिगर में हेलमेट का डिजाइन नॉर्मल ही है। लेकिन फिर भी इन टॉयज की अच्छी खासी बिक्री हो जाती है, क्योंकि पावर रेंजर फैंस पावर रेंजर से जुड़ी हर चीज खरीदते हैं, खास तौर से छोटे एक्शन फिगर्स। तो पावर रेंजर्स जंगल फ्यूरी के रेड रेंजर के पास बैटलाइजर क्यों नहीं था, हमने आपको बता दिया। अब बात कर लेते हैं पावर रेंजर्स आरपीएम के बारे में। तो दोस्तों पावर रेंजर्स जंगल फ्यूरी के बाद 2009 में आए पावर रेंजर्स आरपीएम, और हम सभी दर्शकों ने ये उम्मीद लगाई कि पावर रेंजर्स आरपीएम में हमें रेड रेंजर के पास बैटलाइजर जरूर देखने को मिलेगा, मगर हमारी इस उम्मीद पर भी पानी फिर गया। पावर रेंजर्स आरपीएम के रेड रेंजर को कभी कोई बैटलाइजर नहीं मिला। ये 2008 से 2009 के आसपास का वो समय था जब मार्वल एंटरटेनमेंट के मार्वल स्टूडियोज की फिल्म आयरन मैन ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था। अब शायद आप लोग ये सोच रहे होंगे कि पावर रेंजर्स के बीच में मार्वल कहां से आ गया। तो दोस्तों मार्वल एंटरटेनमेंट की पेरेंट कंपनी है वर्ल्ड डिज्नी, और सबैन एंटरटेनमेंट ने 2001 में पावर रेंजर्स का पूरा फ्रेंचाइजी वर्ल्ड डिज्नी को बेच दिया था। उसके बाद पावर रेंजर्स वाइल्ड फोर्स से लेकर पावर रेंजर्स आरपीएम तक सारे पावर रेंजर्स और उनके टॉयज डिज्नी ने बनाए थे। और दोस्तों डिज्नी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा जाइंट है। डिज्नी के पास दुनिया भर के शोज हैं, मूवीज हैं और फ्रेंचाइजीज हैं, और ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करने वालों की, या ये कहिए सक्सेसफुली काम करने वालों की एक क्वालिटी होती है। ये लोग विशनरीज होते हैं, यानी ये लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि किस चीज में कितना पोटेंशियल है और कौन सा शो या कौन सी फिल्म इनकी कंपनी को कितना फायदा पहुंचा सकती है। तो जब 2008 में आयरन मैन एक बहुत बड़ी सुपरहिट फिल्म हो गई, उसके बाद डिज्नी ने मार्वल एंटरटेनमेंट को खरीदने का मन बना लिया था, और 2009 में उसने आखिरकार मार्वल एंटरटेनमेंट को खरीद लिया। ये वही साल था जब पावर रेंजर्स आरपीएम आए थे। तो अब जब डिज्नी ने मार्वल के पोटेंशियल को समझ लिया था और वो जान चुके थे कि मार्वल उनकी कंपनी के लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, तो उन्होंने ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स, एसेट्स और रिसोर्सेज मार्वल में डालना शुरू किया, और पावर रेंजर्स पर से उनका फोकस धीरे धीरे कम होता चला गया। हालांकि पावर रेंजर्स भी अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड था, पर मार्वल में पोटेंशियल था ज्यादा एज ग्रुप्स को टारगेट करने का, जबकि पावर रेंजर्स की पॉपुलैरिटी छोटे बच्चों में ज्यादा थी, और इसी वजह से डिज्नी का पावर रेंजर्स में से इंटरेस्ट कम होने लगा। और आखिरकार 2010 में डिज्नी ने पावर रेंजर्स फ्रेंचाइजी वापस सबैन एंटरटेनमेंट कंपनी को बेच दिया। वैसे ऐसा होने के लिए पूरी तरह मार्वल को जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं होगा, क्योंकि डिज्नी ने कभी पावर रेंजर्स को बेचने की वजह के बारे में कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं की। वैसे भी डिज्नी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं कि वो एक से ज्यादा प्रोजेक्ट्स एक साथ हैंडल न कर सके, पर फिर भी हाथों में हीरे लेकर चांदी के लिए रेस लगाने का कोई सेंस नहीं बनता। तो इस पूरी कहानी से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि पावर रेंजर्स आरपीएम एक ऐसे दौर में बने थे जब डिज्नी खुद श्योर नहीं था कि वो इस फ्रेंचाइजी को आगे बढ़ाना चाहता है या नहीं। वैसे भी जो कंपनी थॉर और कैप्टन अमेरिका जैसे ड्रीम प्रोजेक्ट्स को हकीकत में लाने का सपना देख रही हो, उनके पास पावर रेंजर्स और बैटलाइजर्स के टॉयज बनाने के लिए समय कहां से होगा। कई जानकार तो यहाँ तक बताते हैं कि डिज्नी पावर रेंजर्स आरपीएम बनाना ही नहीं चाहता था,
पर मजबूरन बनाने पड़े, क्योंकि अगर ना बनाते तो डील के अकॉर्डिंग पावर रेंजर्स के राइट्स ऑटोमेटिकली वापस सेबाना एंटरटेनमेंट के पास चले जाते। और अब तक डिज्नी श्योर नहीं था कि वो पावर रेंजर्स फ्रेंचाइजी को बेचना चाहता है या नहीं। लेकिन पावर रेंजर्स आरपीएम खत्म होते होते और 2010 आते आते डिज्नी पक्का मन बना चुका था कि अब वो पावर रेंजर्स को कंटिन्यू नहीं करना चाहते। और मई 2010 में उन्होंने पावर रेंजर्स फ्रेंचाइजी वापस सेबाना एंटरटेनमेंट को बेच दिया। इसीलिए अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि 2010 में कोई भी पावर रेंजर्स नहीं आए थे, क्योंकि ये एक वक्त था दोस्तों जब पावर रेंजर्स के राइट्स ट्रांसफर प्रोसीजर से गुजर रहे थे। इस वक्त पावर रेंजर्स के राइट्स ना तो पूरी तरह डिज्नी के पास थे और ना ही सेबान के पास। तो ये वजह थी दोस्तों पावर रेंजर्स आरपीएम के रेड रेंजर के पास बैटलाइजर्स ना होने की। पावर रेंजर्स के राइट्स वापस खरीदने के बाद सेबान ने 2011 में बनाए पावर रेंजर्स सैमुराई, और अब तक बैटलाइजर्स की चेन ऑलरेडी ब्रेक हो चुकी थी। यानी अब अगर सैमुराई में बैटलाइजर्स देखने को ना भी मिलते तो भी किसी को कोई खास हैरानी नहीं होती। तो इस सीजन में बैटलाइजर की जगह शोगन मोड इंट्रोड्यूस कराया गया, जो सैमुराई के थीम से मैच भी करता था, और ये सिर्फ रेड रेंजर तक ही सीमित नहीं था। टीम के 5 मेन रेंजर्स इसे यूज कर सकते थे। इसका मतलब मोर एक्शन फिगर्स, और मोर एक्शन फिगर्स का मतलब मोर प्रॉफिट। और उसके बाद आए लगभग सभी पावर रेंजर्स में कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट मिल जाता था जिनके टॉयज बनाकर बैटलाइज्ड एक्शन फिगर के टॉयज की कमी को पूरा किया जा सके। फिर जल्दी सुपर सेंताई के स्टॉक फुटेजेस में भी रेड रेंजर के पास स्पेशलाइज्ड आर्मर देखने को मिलने लगे, जिनकी वजह से अमेरिकन कंपनीज द्वारा बैटलाइजर्स बनाने की जरूरत पूरी तरह खत्म हो गई। तो ये थी बैटलाइजर्स के विलुप्त होने की पूरी कहानी। उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। हम समझ सकते हैं दोस्तों कि आप इस जवाब से थोड़े डिसअपॉइंटेड जरूर होंगे, क्योंकि शायद आप इन रेड रेंजर्स को बैटलाइजर्स ना मिलने की वजह पावर रेंजर्स की कहानी में तलाश रहे थे। लेकिन कहानी में आपको इसकी अनफॉर्चुनेटली कोई वजह नहीं मिलेगी। जो भी कारण है वो पूरी तरह से ऑफिशियल और कॉन्फिडेंशियल है, जो कि आप और हम जैसे आम लोगों के लिए समझना थोड़ा मुश्किल है। और यही वजह है कि एंटरटेनमेंट कंपनीज कभी भी आम जनता के साथ इस तरह की कॉन्फिडेंशियल डिटेल शेयर नहीं करती हैं कि वो किस कंपनी के साथ किस तरह की डील कर रही हैं और किस तरह से अपना रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं। एंड फ्रेंकली स्पीकिंग, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इसी तरह काम करती है दोस्तों। किसी भी कंपनी का प्राइम टारगेट होता है फाइनेंशियल बेनिफिट्स। इसीलिए आज आप जो कुछ भी कंटेंट देखते हैं, कोई फिल्म, कोई टेलीविजन शो, कोई वेब सीरीज, कोई कोरियन ड्रामा या फिर कोई एनीमे, हर चीज बनाई जाती है मनी मेकिंग पर्पसेस के लिए। यहाँ तक कि ये जो वीडियो भी आप इस वक्त देख रहे हैं, ये इस उम्मीद में बनाया गया है कि एक दिन हमारा काम लोगों तक पहुंचेगा और हम भी अपने इस चैनल से कुछ इनकम जनरेट कर पाएंगे। हाँ, एक दिन। हम जानते हैं दोस्तों कि ये सब बातें सुनने में अच्छी नहीं लगती, और हम ये भी जानते हैं कि एक वीडियो क्रिएटर होने के नाते हमारा ही फर्ज बनता है कि अगर इस वीडियो के माध्यम से हम अपनी बात कुछ लोगों तक पहुंचा सकते हैं तो हम उन कुछ लोगों को पैसों को नहीं बल्कि नॉलेज को अचीव करने के लिए प्रेरित करें। लेकिन ये बात भी सच है कि आज के दौर में नॉलेज के साथ साथ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें और हमें सपोर्ट करें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आ सकें। जाने से पहले एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे विवेक सर का ये दिलचस्प सवाल पूछने के लिए। दोस्तों, अगर आपके मन में भी पावर रेंजर्स या किसी और शो से जुड़ा कोई सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हम हर सवाल का जवाब हमारे पास होने का दावा तो नहीं कर सकते, लेकिन हम आपके हर सवाल का जवाब ढूंढने के लिए पूरी मेहनत से रिसर्च करने का वादा जरूर कर सकते हैं। साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे कि टॉप 10 बैटलाइजर्स पर भी वीडियो बहुत जल्द आने वाला है। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इस वीडियो पर आने और यहाँ तक बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपके मन में इस वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल, सुझाव या शिकायत हो तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। आपसे जल्दी मिलेंगे फ्रेंड्स, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।